हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं आधुनिक युग की मीरा? आपका सही आंसर है महादेवी वर्मा को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं? आप बोलोगे आधुनिक युग की मीरा। चलिए, अगला प्रश्न है कि ठिठुरता गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता गणतंत्र ये रचना किसकी है? आपका सही आंसर होगा कि हरिशंकर परसाई की रचना है। कौन सी? ठिठुरता गणतंत्र। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्खास्त शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इस बर्खास्त नामक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? आपका सही उत्तर है कि इसमें वर उपसर्ग होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उपसर्ग हम किसको कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आरंभ में जुड़ करके शब्द के अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, परिवर्तन लाते हैं। उसको आप क्या कहोगे? उपसर्ग कहते हैं। और हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं हिंदी के? आप बोलोगे कि हिंदी के 13 उपसर्ग होते हैं और संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि अ ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? अ ई उ ये किस प्रकार के स्वर होंगे? आपका सही उत्तर है ह्रस्व स्वर होंगे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे स्वर दिया गया है। स्वर किसको कहते हैं? कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है और दो अयोगवाह होते हैं, अंग और अह। अंग और अह ये क्या होते हैं? अयोगवाह। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? आपका सही आंसर है कि सनय सनय। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा कि यहाँ पे शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि आ प्लस ई बराबर क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा कि आ प्लस ई बराबर ए होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि स्रोत के आधार पर प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो स्रोत के आधार पर पूछा गया है आपसे प्रत्यय। आपका सही आंसर होगा 4 प्रकार के। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? तो आतिशबाजी ये किस भाषा का शब्द होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो इन चारों में से रूढ़ शब्द कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि घर, यहाँ पे रूढ़ शब्द दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से रोड शब्द कौन सा होगा? आप बोलोगे कि रोड शब्द यहाँ पे घर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि रोड शब्द हम किसको बोलते हैं? तो वे शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको रोड शब्द बोलते हैं। तो इस घर शब्द का टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसके टुकड़े छोटे छोटे खंडों में इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि ऐक्य, यहाँ पे तत्सम शब्द दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि तत्सम शब्द किसको बोलते हैं? तो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। वो सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि धुआं शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये जो धुआं शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा होगी? आपका सही आंसर है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो द्रव्यवाचक संख्या, द्रव्य के 3 क्या होते हैं? 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ये जो धुआं ये गैस होता है। तो द्रव्यवाचक संख्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनता शब्द में किस प्रकार का वचन है? तो जो जनता शब्द है इसमें कौन सा वचन होगा?
आपका सही उत्तर है कि इसमें एक वचन होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। आप बोलोगे हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। दो वचन होते हैं हिंदी में। अब बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे बाल हो गया, होश हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गया। तो ये जो सारे शब्द हैं और आंसू हो गया, ये जो छह शब्द हैं, ये हमेशा बहुवचन शब्द में प्रयुक्त होते हैं। और जनता ये यहाँ पे एक वचन में प्रयुक्त होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मैं खाना खाता हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। आपका सही उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा किसका पर्यायवाची है। तो सुभद्रा ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है। आपका सही उत्तर होगा कि सुभद्रा ये दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरुष का विलोम शब्द चुनिए। तो पुरुष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। अगर आप स्त्री सोच रहे हैं तो आपका उत्तर गलत होगा, महिला सोच रहे हैं आपका उत्तर गलत होगा। तो पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा। आपका सही उत्तर होगा कोमल। ऑप्शन डी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो शक्ति का उपासक हो, जो शक्ति का उपासक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आपका सही उत्तर होगा कि उसके लिए एक शब्द होता है आपका शाक्त। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर। आपका सही आंसर होगा 8 भेद होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर अर्थ के शब्द वाक्य के कितने भेद होते हैं। आप बोलोगे अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर। आप बोलोगे उत्पत्ति के आधार पर। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपका सही उत्तर होगा डींग मारना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो किस वर्ष होती है हिंदी प्रचार सभा की स्थापना। आपका सही उत्तर होगा 1918 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं। तो संक्रमणकालीन भाषा किस भाषा को कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा अवहट भाषा को। तो अवहट जो भाषा है इस भाषा को संक्रमणकालीन भाषा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को किस वर्ष जमनालाल पुरस्कार मिला। तो जमनालाल पुरस्कार ये सुंदरलाल बहुगुणा जी को किस वर्ष मिलता है। आपका सही उत्तर होगा कि 1987 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। आप बोलोगे ये पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो कौन सा सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। आपका सही उत्तर होगा कि नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सुदमन आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है। तो सुदमन नामक जो आभूषण है इस आभूषण का प्रयोग हम किस अंग में करते हैं। आपका सही उत्तर होगा पैर में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की एमडी अंशुलाकांत का संबंध
किस जनपद से है? तो ये अंशुला कांत ये किस जनपद की मूल निवासी हैं? आपका सही उत्तर होगा हरिद्वार जनपद की। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये अंशुला कांत ये विश्व बैंक की क्या हैं? एमडी हैं और हरिद्वार जनपद की मूल निवासी हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वारुणी पंचकोशी यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है? तो आपका सही उत्तर होगा 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। और इस यात्रा का आयोजन कहाँ पे होता है? आप बोलोगे उत्तरकाशी जनपद में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सोनधारा किसकी सहायक नदी है? तो सोनधारा ये किसकी नदी होगी सहायक? आपका सही उत्तर है अलकनंदा नदी की। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंच केदारों में कौन सा केदार बंद नहीं होता? तो कौन सा केदार है जो बंद नहीं होता? आपका सही आंसर होगा कल्पेश्वर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिड़ला विद्या मंदिर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बिड़ला विद्या मंदिर की स्थापना ये कब होती है? आपका सही उत्तर होगा कि 1947 में बिड़ला विद्या मंदिर की स्थापना होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नया जमाना साप्ताहिक पत्र किस स्थल से प्रकाशित होता था? तो नया जमाना नामक जो समाचार पत्र है ये किस प्रकार का पत्र है? आप बोलोगे साप्ताहिक पत्र है। और कहाँ से प्रकाशित होता था ये? आपका सही उत्तर होगा कि देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ये एकमात्र व्यक्ति हैं उत्तराखंड के जो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। और भारत रत्न पुरस्कार इनको कब मिलता है? आप बोलोगे कि 1957 में मिलता है। और इनका जन्म कब हुआ? आपका सही आंसर होगा कि 1887 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कोई दर्रा किसके मध्य सीमा बनाता है? तो कोई दर्रा किसके मध्य सीमा बनाता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो कोई नामक दर्रा है ये चमोली और तिब्बत के बीच में सीमा बनाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिला पुलिस कमांडो दस्ता जोड़ने वाला उत्तराखंड से नंबर का राज्य बना। कौन से नंबर का राज्य बना है? आपका सही आंसर होगा कि चौथा नंबर का राज्य बना है उत्तराखंड। आपका सही आंसर ऑप्शन ए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कांसरोताल किस जनपद में अवस्थित है? तो किस जनपद में अवस्थित होगा? आपका सही उत्तर है कांसरोताल ये देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लौड़िया किसका अन्य नाम है? तो लौड़िया ये किसका अन्य नाम होगा? आपका सही उत्तर है कि यह पशु चारकों का अन्य नाम होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्लेशियर लेडी के नाम से हम किसको जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि ग्लेशियर लेडी के नाम से हम शांति ठाकुर को जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी भाषा में उडियार शब्द का अर्थ है। तो उडियार शब्द का अर्थ क्या होता है कुमाऊनी भाषा में? आपका सही उत्तर होगा कि गुफा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिकोण कुंड कहाँ स्थित है? तो त्रिकोण नामक कुंड ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा चमोली जनपद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बुड़ियात लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बुड़ियात नामक जो लोक नृत्य है ये कौन सी जनजाति करती है? आपका सही उत्तर होगा जौनसारी जनजाति। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी जनजाति घोषित किया गया है? आप बोलोगे 5 जनजाति को किया गया है। और इसकी जो घोषणा है वो कब हुई थी इसकी घोषणा? आपका आंसर होगा 1967 में 5 जो जातियाँ हैं इनको अनुसूचित जनजाति घोषित की गई है। और तो भोटिया, जौनसारी, थारू, राजी। और चलिए अगला प्रश्न है
कि घर जवाएं फिल्म किस वर्ष बनी। तो घर जवाएं जो फिल्म है ये उत्तराखंड की एकमात्र फिल्म है जिसको सफल फिल्म के रूप में भी जानते हैं। तो किस वर्ष बनती है ये घर जवाएं नामक फिल्म? आपका सही उत्तर होगा कि 1985 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और किस भाषा में बनी गई फिल्म है? गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी भाषा। आप बोलोगे कि गढ़वाली भाषा की फिल्म है ये। तो चलिए अगला प्रश्न है कि किसौ बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? तो कितने मेगावाट की परियोजना है किसौ बांध? आपका सही उत्तर होगा कि यह 600 मेगावाट की परियोजना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उठो गढ़वालियों नामक कविता किसने लिखी? उठो गढ़वालियों ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? आपका सही आंसर होगा कि इसकी अध्यक्षता इंद्र सिंह नयाल जी के द्वारा की गई थी 1932 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तोले में कितने मासा होते हैं? तो कितने मासा होते हैं एक तोले में? ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा 12 मासा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि यह जो योजना है ये सितंबर 2019 में शुरू होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड 07 वाहन नंबर प्लेट सीरीज किस जनपद से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि यह नंबर सीरीज आपके देहरादून से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोटली का विष्णु मंदिर किस जनपद में है? तो कोटली का विष्णु मंदिर ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि यह मुक्तेश्वर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम्स ऋषिकेश ने किस वर्ष से कार्य करना प्रारंभ किया? तो कब से कार्य करना इसने शुरू किया है? आपका सही आंसर होगा कि कार्य करना 2014 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 2004 में इसकी स्थापना होती है और 2014 से इसका कार्य करना प्रारंभ हो 2014 से ये अपना काम करना शुरू करता है। और कहाँ पे अवस्थित है? ये ऋषिकेश में है, देहरादून के ऋषिकेश शहर में। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने कितनी बार उत्तराखंड की यात्रा की? तो कुल कितनी बार महात्मा गांधी जी के द्वारा उत्तराखंड की यात्रा होती है उनके द्वारा? आपका सही उत्तर होगा कि 6 बार। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पुष्पहार किसकी रचना है? तो पुष्पहार नामक जो रचना है ये किसकी रचना है? आपका सही उत्तर होगा कि गौरा पंत शिवानी की रचना है पुष्पहार। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसे काल को कुमाऊं के बागवानी का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके काल को कुमाऊं के बागवानी का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका नॉर्मल गिल के नाम जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के दौरान उन्हें कितने मानपत्र प्रदान किए गए? तो कितने मानपत्र उनको प्रदान किए गए हैं कुमाऊं यात्रा के दौरान? आपका सही उत्तर होगा कि ये उनको 31 मानपत्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसके प्रयासों से
तिलाड़ी कांड के शहीदों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला तो किसके प्रयासों से मिला है? आपका सही आंसर होगा कि ये आपके जोत सिंह रवाल्टा के प्रयासों से मिला है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो तिलाड़ी कांड है ये किस जनपद से संबंधित है? आप बोलोगे उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है और उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट क्षेत्र में ये कांड होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिगामीन पर्वत किस जनपद में है? तो अभिगामीन नामक जो पर्वत है ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि चमोली जनपद में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं किस वंश से संबंधित हैं? तो किस वंश से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो मुद्राएं हैं वो आपका कुनिंद वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला गढ़नरेश कौन था? तो कौन था पहला गढ़नरेश जिसने तिब्बत पर विजय प्राप्त की थी? आपका सही उत्तर होगा कि बलभद्र शाह आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मंदिर अपने रहस्यों के लिए विख्यात है? तो कौन सा मंदिर होगा? आपका सही आंसर है कि यह आपका महिषासुर मर्दिनी मंदिर होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ओलगिया त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो किस माह में मनाते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि यह त्यौहार सितंबर में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हिल यात्रा में हिल का अर्थ क्या है? तो क्या है हिल का अर्थ? आपका सही उत्तर होगा कि ये दलदली भूमि होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की आबादी सबसे कम है? तो सबसे कम किस जनपद की आबादी है? आपका सही उत्तर होगा कि चमोली जनपद की। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना किस वर्ष होती है? तो किस वर्ष हुई थी? आपका सही आंसर होगा कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना ये वर्ष 1924 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय ने राज्य विलय नीति को समाप्त किया? तो किस वायसराय के द्वारा किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये विलय नीति शुरू किसने की थी? आप बोलोगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये शुरू की गई थी और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये समाप्त की गई है। अगला प्रश्न है कि कालीबंगन की खोज किसने की? तो किसके द्वारा की गई है कालीबंगन की खोज? आपका सही उत्तर होगा कि कालीबंगन की खोज ये अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने आलार कलाम से किस दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? तो किस दर्शन की शिक्षा ग्रहण की गई थी भगवान बुद्ध के द्वारा? आपका सही उत्तर होगा कि सांख्य दर्शन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की जाती है? आपका सही आंसर होगा कि पाल वंश की स्थापना ये गोपाल के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो कब होता है? आपका सही उत्तर होगा कि इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई? तरुण स्त्री सभा की स्थापना ये कहाँ पे होती है? आपका सही आंसर है कोलकाता में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह में अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो किस ग्रह में होता है ऐसा? आपका सही उत्तर होगा मंगल ग्रह पर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? आप बोलोगे बृहस्पति। और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? आप बोलोगे 2 फीबोस और डीमोस होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के
औसत व्यास की गणना सर्वप्रथम किसने की? तो किसके द्वारा की गई थी गणना सबसे पहले पृथ्वी के औसत व्यास की? आपका सही आंसर होगा कि ये इरेटोस्थनीज के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुक जिस कारण से निर्मित स्थलाकृति है वह कौन सी होगी? आपका सही आंसर है सागरीय जल। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस पवन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं? तो डॉक्टर पवन के नाम से हम किस पवन को जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा हरमटन नामक जो पवन है, इस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष होता है? आपका सही उत्तर होगा कि 1956 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि फोवेक्स जल संधि किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है फोवेक्स जल संधि? आपका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लक्कड़वाला समिति का संबंध किस से है? तो किस से संबंधित है लक्कड़वाला समिति? आपका सही उत्तर होगा कि निर्धनता रेखा के निर्धारण से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा यह योजना से शुरू हुई, यह कब से शुरू हुई? ये आपका सही उत्तर होगा कि यह 2020 में शुरू हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देश में सिक्कों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो सिक्कों का जो निर्गमन है ये किसके द्वारा किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि सिक्कों का निर्गमन ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है। अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं, यह कथन किसका है? तो किसका कथन है? आपका सही उत्तर होगा कि यह रॉबिन्स का कथन है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो रॉबिन्स एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इनका कथन है कि अर्थशास्त्री का काम विश्लेषण करना होता है, निंदा करना नहीं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया है? तो किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि यह चार्टर 1833 का चार्टर एक्ट था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आप बोलोगे अनुच्छेद 32 में है। और हमारा ये 6वें क्रम का ये मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। उनमें से 6ठा मौलिक अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? आप बोलोगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, दक्षिण अफ्रीका। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इन चारों में से सबसे बड़ी समिति कौन सी होगी? आपका सही आंसर है कि यहाँ पे प्राक्कलन जो समिति है ये सबसे बड़ी समिति है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10 आरक्षण की व्यवस्था की गई, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? यानी ये जो आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं इनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था ये
किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? आपका सही उत्तर होगा ये 103वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि यह जादूगोंडा में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो क्रेमलिन ये कहाँ का राष्ट्रीय स्मारक है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो क्रेमलिन है ये रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? आपका सही उत्तर होगा कि ये संख्या 51 है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चैत्रा भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो चैत्रा भूमि ये किसकी समाधि स्थल है? आपका सही आंसर होगा कि चैत्रा भूमि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय सदस्य कौन है? तो कौन है? आपका सही आंसर होगा कि पहली भारतीय जो सदस्य हैं वो नीता अंबानी हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया है? तो किस देश में स्थापित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये किया गया है आपके रूस में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेमेटा का पठार किस देश में स्थित है? तो सेमेटा का पठार ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा स्पेन में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो कितने देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में? आपका सही आंसर होगा कि 37 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध ये किस वर्ष होता है? आप बोलोगे कि ये 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है प्रथम विश्व युद्ध। तो 1914 में ये शुरू होता है, 1918 में ये समाप्त होता है। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? आप बोलोगे 37 देशों ने। और ये तो प्रथम विश्व युद्ध है। और दूसरा विश्व युद्ध ये कब होता है? आप बोलोगे 1939 से लेकर के 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। अब तक कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं? आप बोलोगे 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो अमरावती ये नदी का नाम है और किसकी सहायक नदी है? आपका सही आंसर होगा कावेरी नदी की। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव का कहाँ मनाया गया? तो कहाँ पे मनाया गया है हैप्पीनेस उत्सव? आपका सही उत्तर होगा कि ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? आपका सही उत्तर है कि यह आपका गुजरात राज्य करेगा अब। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लैंगिक समता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो कौन सा स्थान है भारत का? आपका सही उत्तर होगा कि ये 135वां स्थान है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है बिजली की विफलता के दौरान डेटा को नुकसान से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर होगा यूपीएस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि LAN क्या है? तो LAN ये क्या होता है? आपका सही आंसर होगा कि यह एक नेटवर्क है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है
इंटरनेट में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किस भाषा का प्रयोग होता है इंटरनेट में? आपका सही उत्तर होगा कि ये जावा भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फेसबुक क्या है? तो फेसबुक क्या है? आपका सही आंसर होगा कि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और फेसबुक का प्रयोग आप सब लोग करते हैं। फेसबुक की स्थापना ये किस वर्ष होती है और फेसबुक के संस्थापक कौन हैं, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये अगला जो सवाल है ये रीजनिंग से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर के स्थान पर होगा, तो यहाँ पे खाली स्थान के जगह कौन सा अंक होगा? तो इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करते हो तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे निकलना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस मॉडल पेपर के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।